बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम चलते हैं फिर नेक्स्ट अपने लेक्चर की जानब। हम पढ़ रहे हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन, ठीक है ना। कोरिलेशन और रिग्रेशन जो है वो हमने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। बेटा हमने कोरिलेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि दो वेरिएबल जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज जो हमारा लेक्चर है वो है बेटा रिग्रेशन के हवाले से। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इंटरचेंजेबली या इकट्ठी यूज़ की जाती हैं, लेकिन लेक्चर जो है वो हम थोड़ा सा अलग अलग इसका जो है वो देखेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे लेक्चर की जानब। जो कोरिलेशन के बाद जो है रिग्रेशन है। देखें रिग्रेशन क्या है। Regression is concerned with the study of estimation of regression is concerned। regression किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है स्टडी ऑफ एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है बेटा। ये स्टडी करता है एस्टिमेशन की या प्रिडिक्शन की एक वेरिएबल के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल, मतलब कि एक वेरिएबल की बुनियाद के ऊपर दूसरे वेरिएबल की जो एस्टिमेशन है या जो प्रिडिक्शन है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। मैं दोबारा बयान करता हूँ। रिग्रेशन इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ और प्रिडिक्शन। बेटा एस्टिमेशन कहते हैं जांच पड़ताल को और प्रिडिक्शन कहते हैं पेशन गोई को, ठीक है ना। कि अगर आपको एक वेरिएबल का पता है, अगर आपको एक वेरिएबल का पता है तो उस एक वेरिएबल की बुनियाद के ऊपर ही आप कोई ना कोई चीज एस्टिमेट कर सकते हैं या किसी न किसी चीज की प्रेडिक्शन दे सकते हैं दूसरे वेरिएबल की, ठीक हो गया। इसमें एक वेरिएबल आपको पता होगा, उसी की बुनियाद के ऊपर आप दूसरे वेरिएबल के बारे में कोई ना कोई प्रेडिक्शन जो है वो दे सकते हैं। ये है बेटा रिग्रेशन। जबकि कोरिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये देखा था कि जो दो वेरिएबल्स हैं क्या वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ज्यादा होती है या कम होती है, ठीक है ना। तो वो हमने डिस्कस किया था। जबकि रिग्रेशन में क्या है कि हम एक वेरिएबल जो है उसका हमें पता होगा तो उसकी मदद से हम दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। उसके बाद देखें व्हेन वी इंटेंडेड टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द अदर, ठीक है ना। सो रिग्रेशन इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर। जाहिर बात है, तो इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या जो है वो असर है, ठीक हो गया। अब देखें थोड़ी सी बेटा ये वाली स्लाइड में हम कोरिलेशन ऑफ और रिग्रेशन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। देखें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आर टू एनालिसिस बेस्ड ऑन मल्टीवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। मल्टीवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन से ये मुराद है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। अ मल्टीवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो बेटा जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मल्टीवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं वो मौजूद होंगे। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज डिस्क्राइब्ड as analysis which let us know the association or absence of relationship। जो हमें एसोसिएशन के बारे में या एब्सेंस के बारे में, मतलब कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स फर्ज किया हमारे पास x और y हैं, तो उन दो डिफरेंट वेरिएबल्स की एसोसिएशन के बारे में भी हमें कोरिलेशन बताता था या एब्सेंस ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी बताता था। जबकि जो रिग्रेशन है दूसरी जानब ये क्या करता है? रिग्रेशन एनालिसिस प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है? देखें बेटा जो रिग्रेशन है ना ये वैल्यू को प्रिडिक्ट करेगा, मतलब कि जांचेगा, पड़ताल करेगा, ठीक है ना, पेशन गोई करेगा। रिग्रेशन प्रेडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द नॉन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, ठीक है ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी नॉन वैल्यूज की मदद से ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करेगा, ठीक हो गया। नॉन जाना हुआ, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू हमारे पास है, उसकी मदद से हम एक अनजान डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड करने की सलाहियत ऑपरेशन गोई करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम रिग्रेशन कहते हैं। Assuming that the average mathematical relationship
बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि हम फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरम्यान में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। देखें, द डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन is one of the commonly asked question in the interviews. Moreover, more people suffer ambiguity in understanding these tools. वो कहता है कि इनका जो फर्क है वो जो आपके इंटरव्यूज हैं या वाइवा वगैरह है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को वो कहते हैं कि अभी तक जो है इसका जो क्लियर डिफरेंस है उसके बारे में अभी तक शुकूक व शुबहात है। सो वी टेक अ फुल रीड ऑफ दिस आर्टिकल टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू। लाइक देखिए, अब इसमें बेटा हम फ़र्क देखेंगे। ये बेसिक कंपैरिजन है और ये कोरिलेशन है और यहाँ पे रिग्रेशन है। देखें ज़रा, अच्छा मीनिंग देखें। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज स्टैटिस्टिकल मेजर विच डिटरमाइंस द कोरिलेशनशिप और एसोसिएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज स्टैटिस्टिकल मेजर विच डिटरमाइंस द कोरिलेशनशिप और एसोसिएशन ऑफ द टू वेरिएबल्स। मतलब कि दो वेरिएबल्स की कोरिलेशनशिप या एसोसिएशन को अगर कोई चीज़ बताएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कोरिलेशन। जबकि दूसरी जानब रिग्रेशन क्या है? देखें, रिग्रेशन डिस्क्राइब्स हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज न्यूमेरिकली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? जिसकी वैल्यू किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू उस पहले वाले वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगी। बात समझ आ गई कि नहीं? मैंने कल भी इसकी एग्जांपल दी थी कि सिगरेट पीना जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन सिगरेट पीने की वजह से जो लंग कैंसर होता है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। कि लंग कैंसर जो है वो डिपेंड करता है कि क्या आइदर वो बंदा स्मोकर है या नहीं स्मोकर, लेकिन सिगरेट जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट इसमें देखें, यूजेज क्या होता है? टू रिप्रेजेंट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन में क्या है कि हम लीनियर रिलेशनशिप है वो देखते हैं दो वेरिएबल्स के अंदर। जबकि रिग्रेशन में क्या करेंगे? टू फिट अ बेस्ट लाइन एंड एस्टिमेट वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है ना? टू फिट एंड बेस्ट लाइन्स एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल। इसमें क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मदद से हमने दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब देखें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। देखें डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसमें वो कहता है कि नो डिफरेंस। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई फर्क नहीं होगा। जबकि रिग्रेशन में देखें द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल, बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेशन में फर्क नहीं होगा, दोनों में एक जैसे ही होंगे। जबकि जो रिग्रेशन है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरम्यान में क्या होगा? फर्क होगा। बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट। अगला पॉइंट देखें, इंडिकेट्स। सो कोरिलेशन क्या इंडिकेट करती है? कोरिलेशन इंडिकेट्स द कोएफिशिएंट इंडिकेशंस या इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर। के दो वेरिएबल्स जिस हद तक या जिस एक्सटेंट से मूव करते हैं, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये उसको जाहिर करता है। जबकि रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन इंडिकेट्स द इम्पैक्ट, वो एक वेरिएबल में तब्दीली। रिग्रेशन इंडिकेट्स द इम्पैक्ट ऑफ वन यूनिट, अ यूनिट चेंज इन अ नॉन या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ऑन एस्टिमेशन द वेरिएबल y। रिग्रेशन क्या करेगा? रिग्रेशन आपको ये बताएगा कि आपके पास अगर एक नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसमें तब्दीली करने से जो एक अननोन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें क्या तब्दीली आती है वो ये बताएगा। बात समझ गए कि नहीं? जबकि कोरिलेशन क्या बताता था? वो जस्ट कोरिलेशन बताता था कि एक तब्दील होने से दूसरा कितना तब्दील होता है, एक तब्दील होने से दूसरा कितना नहीं तब्दील होता। फिर है जी ऑब्जेक्टिव। टू फाइंड द कोरिलेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। आपको दोनों वेरिएबल्स की अगर वैल्यू पता है और आप सिर्फ उनके दरमियान में जो है वो रिलेशनशिप को देखना चाह रहे हैं, देन यू विल यूज द कोरिलेशन। तो अगर आपने रिग्रेशन यूज करना है, इसमें क्या करेंगे? टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। हम क्या करेंगे? इसमें रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल्स। तो फिक्स्ड वेरिएबल्स की मदद से हम जो है वो रैंडम वेरिएबल्स की जो है वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक हो गया।
अब देखें इसका एम क्या है, देखें द एम ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस इज टू मेक द मॉडल फॉर प्रेडिक्शन एंड मेकिंग द इन्फरेंसेस। तो इसका जो गोल है वो क्या है कि इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम प्रेडिक्शन कर सकेंगे, इन्फरेंसेस बना सकेंगे, ठीक है ना। इट्स द सिंपल in simple regression there are two variables, one is independent whose value is described by the researcher which is fixed। कह रहा है कि जो आपका रिग्रेशन है इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक आ गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी वैल्यू फिक्स होगी और रिसर्चर को पता होगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर या प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। और दूसरी जानब क्या होगा, दूसरी जानब ये होगा कि द वेरिएबल दैट इज इन्फ्लुएंस्ड, जिस पे असर होगा बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि अब वो वेरिएबल जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से असर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये वो वेरिएबल है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से असर पैदा होगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, रीग्रेसेंट, रीग्रेसेंट या प्रिडिक्टेड वेरिएबल, रीग्रेसेंट या प्रिडिक्टेड वेरिएबल, ठीक हो गया ना। और ये वेरिएबल जो है, दिस वेरिएबल इज ऑफ रैंडम नेचर एंड कैन नॉट एग्जैक्टली फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये वो कह रहा है कि ये रैंडम होता है, रैंडम नेचर का है और ये एग्जैक्टली नहीं हो सकता किसी भी इंडिपेंडेंट गिवन वेरिएबल की वैल्यू के। एग्जाम्पल क्या है, देखें जी, इन द एग्जाम्पल ऑफ डायबिटीज एंड ईटिंग हैबिट्स, देखें वो कह रहे हैं कि हम डायबिटीज और ईटिंग हैबिट्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है। देखें जी, डायबिटीज क्या है, डायबिटीज एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डायबिटीज क्या है, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि ईटिंग हैबिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं। और खाना किसी से पूछ के खाते हो या बता के खाते हो, खुद ही खाते हो ना, इंडिपेंडेंट हो, जितना मर्जी खाओ जब मर्जी खाओ, इंडिपेंडेंट हो ना। लेकिन उसकी वजह से अगर आपको डायबिटीज हो जाता है तो वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं। डायबिटीज को फर्क पड़ेगा खाना खाने से, मतलब कि अगर आप मीठी चीज खाएंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि मीठी चीज खाने से शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है, मतलब कि जो शुगर लेवल है या डायबिटीज है वो डिपेंडेंट है आपके खाने के ऊपर। या आप खाना खाते हैं तो भी आपका शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, जरूरी नहीं मीठी चीज ही खाएं, वैसे खाना खाने से भी शुगर लेवल ज्यादा हो जाएगा। लेकिन खाने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी को शुगर है तो भी खाने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी को शुगर नहीं है तो भी खाने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। सो जो ईटिंग हैबिट है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो डायबिटीज है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। बात समझ आ गई कि नहीं। नेक्स्ट देखें, लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट यूज फॉर लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, द ट्रीटमेंट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहता है कि अगर हम बात करते हैं ना कि हम अगर किसी को दवाई देते हैं ब्लड प्रेशर को लो करने की, तो जो ट्रीटमेंट है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रहेगा और जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा। अगर किसी चीज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो कैसा होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है ना। द टाइम एज इज ऑलवेज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम एज क्या है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओ भाई, वक्त को किसी से फर्क पड़ता है, वक्त कभी रुकता है, वक्त किसी कहने से चलता है नहीं ना, वक्त तो चलता रहता है, घड़ी की सुई तो टिक टिक करती रहती है, भले आपका कॉलेज बंद हो, खुला हो, सुबह हो, शाम हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, वक्त रुकता है नहीं रुकता। या आपकी उम्र रुक गई हो, नुमान जो है, नुमान सॉरी, ये अपना क्या नाम है इसका, ये लड़के का, ये जो शरारती सा लड़का है यार, क्या नाम है इसका, ये अपना क्या कहते हैं इसको, मैं कहता हूँ अपना, सॉरी यार, ये लड़का क्या नाम है इसका, अच्छा जो भी है, ये टिंकू जिसको मैं कहता हूँ, तो चिंटू, चिंटू। तो चिंटू तुम्हारी एज कभी रुकी है, नहीं ना रुकी चिंटू जी। तो जो एज है ना वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। एज क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर देखिए क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, इफ द नेचर ऑफ वेरिएबल इज क्वालिटेटिव then we study the association between the qualitative variable rather than the relationship। बात समझ आ गई कि नहीं।
वगैरह कि अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो क्वालिटेटिव होती है, फिर हम क्या करेंगे, हम उस क्वालिटेटिव जो है वेरिएबल का जो है उसके दरम्यान में हम क्या फाइंड करेंगे, हम एसोसिएशन को फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए इसकी एक एग्जांपल है, उसमें हम देखेंगे एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज। ठीक हो गया। एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज मतलब के प्रेजेंस या एब्सेंस के डायबिटीज जो है वो है या नहीं है विद एक्सरसाइज, लाइक एक्सरसाइज जो है वो हैवी एक्सरसाइज है या वो सिंपल एक्सरसाइज है। ठीक है ना। सो इसमें हम ये भी देख सकते हैं। अब बेटा इसमें कोई वैल्यू नहीं है कि डायबिटीज या है या नहीं है, मतलब कोई क्वालिटी है क्वांटिटी नहीं है। एक्सरसाइज है, कोई पता नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा कि 2 किलो एक्सरसाइज करके आए या मैं 10 किलो एक्सरसाइज करके, वो हम कहेंगे कि हैवी एक्सरसाइज की या सिंपल एक्सरसाइज। तो ये वेरिएबल जिसमें आप कोई क्वालिटी या मैग्नीट्यूड नहीं बताते, सिर्फ आप उसकी क्वालिटी बताते हैं, तो दीज वेरिएबल्स विल बी कॉल्ड द क्वालिटेटिव वेरिएबल। ठीक है ना। सो कोरिलेशन गिव्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है ना। कोरिलेशन क्या करेगा, हमें डिग्री भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जी सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन क्या है, व्हेन देयर इज ओनली 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व, जब सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे किसी भी स्टडी में, तो इस एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, इस एनालिसिस को हम क्या कहेंगे, इसको बेटा हम कहेंगे सिंपल रिग्रेशन। व्हेन देयर आर ओनली 2 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ स्टडी, then the analysis is referred to as the simple regression। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ये आपके सिलेबस में भी है, देखते हैं जरा ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है। देखें, रिग्रेशन मॉडल इज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 or more वेरिएबल्स। रिग्रेशन मॉडल जो है वो एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के दरम्यान में। तो अगर 2 वेरिएबल जो है, इफ 2 वेरिएबल्स फॉलो अ लीनियर फंक्शन, अगर 2 वेरिएबल जो है वो लीनियर फंक्शन को फॉलो करेंगे, तो इस मॉडल को हम क्या कहेंगे, लीनियर मॉडल। बात समझ गया कि नहीं बेटा। रिग्रेशन मॉडल क्या है, रिग्रेशन मॉडल एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जो कि 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स के दरम्यान में रिलेशनशिप को जाहिर करती है। लेकिन अगर वो दोनों के दोनों वेरिएबल जो हैं वो एक लीनियर फंक्शन को फॉलो करेंगे, तो ये मॉडल क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन रिग्रेशन मॉडल। ओके हो गया। इफ द सिंपल रिग्रेशन डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y, वो कह रहे कि अगर सिंपल रिग्रेशन हमें जो है वो डिपेंडेंस बताती है एक्सपेक्टेड वैल्यू की डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो जैसे कि लीनियर फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देन जो रिग्रेशन है वो आपकी क्या कहलाएगी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। कि अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपको डिपेंडेंसी बता रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू की ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल y as the linear function of the independent variable, then the regression will call the simple linear regression. More broadly, if a small variation in the dependent variable is associated with variations in the independent variable, वो कह रहा है कि मोरेबली क्या है कि अगर स्मॉल वेरिएशन होगी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, तो ये एसोसिएटेड होगा विद वेरिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अगर कोई चेंजेस आएगी तो वो लाजमी बात है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही जुड़ी होगी। ठीक है ना। और ग्रेटर वेरिएशंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद द ग्रेटर वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जारी बात है यार, एक है जनाब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। जरा मैं आपको जरा खुल के बताता हूँ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर हम चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल जारी बात है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो ज्यादा चेंज हो जाएगा। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल कम चेंज होगा। अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज्यादा चेंज कर देंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा चेंज हो जाएगा। जारी सी बात है यार, ये कोई ज्यादा कौन सा कोई रॉकेट साइंस है। देखें, सो देन देयर इज अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल डिस्क्राइब एज y। तो y क्या है, ये क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। इसमें देखें a प्लस बी एक्स प्लस ईटा। ठीक है ना। अब इसमें देखें a क्या है, a जो है वो इंटरसेप्ट है लाइन, इंटरसेप्ट है लाइन की अलोंग द y एक्सिस। या ये क्या है, इट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल।
समटाइम्स ए वो कहता है कि वो 0 हो जाता है, जबकि बी जो है ये क्या है, बी है एक स्लोप किसकी, लाइन की, ठीक है ना, और इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और ईटा क्या है, वो एक रैंडम एरर है। ठीक हो गया। तो ए क्या है, ये इंटरसेप्ट है लाइन की अलोंग द वाई एक्सिस, बी क्या है, स्लोप है लाइन की, और ईटा क्या है, रैंडम एरर है। ठीक हो गया। तो टर्म ईटा इज द रैंडम एरर विच इज ऑन एवरेज हैज अ 0 वैल्यू। वो कहता है कि एवरेज अगर हम इसकी निकालें तो इसकी वैल्यू 0 होती है, मतलब कि एरर नहीं होता, लेकिन जब एरर होगा तो इसकी जारी बात है 0 वैल्यू नहीं आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। इट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये ट्रू वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू की, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल की ट्रू वैल्यू और डिपेंडेंट वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके ऊपर उन दोनों का फर्क है ये। ठीक है ना। सो दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ जीरो मीन एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है ना, सिग्मा स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, 0, और वेरिएबल क्या आ जाएगा इसका, ठीक है ना, वो सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। वेरिएंस क्या आ जाएगा इसका, सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ये बेटा इसकी लाइन है, देखिए रिग्रेशन लाइन विद द इक्वेशन, तो ये बनाई गई है डाटा के जरिए। स्टिल आपको जो इतना पता होना चाहिए कि जो रिग्रेशन लाइन है वो कैसी होती है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए मल्टीपल रिग्रेशन, ये हमने सिंपल रिग्रेशन पढ़ा था, अब हम मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ते हैं। देखिए व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन मोर देन वन वेरिएबल, जारी बात है मल्टीपल के नाम से ही जाहिर है। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि उस डिपेंडेंट वेरिएबल के एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर होंगे, देन वी यूज द मल्टीपल रिग्रेशंस टू प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल रिग्रेशंस को यूज करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो मॉडल जो है ये क्या कहलाएगा, ये मॉडल बेटा कहलाएगा रिग्रेशन मॉडल। ये मॉडल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिग्रेशन मॉडल। फॉर एग्जांपल देखें इसमें कि डायबिटिक लेवल डिपेंड्स ऑन एज। डायबिटिक लेवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एज के ऊपर डिपेंड करता है। सो ईटिंग हैबिट्स, ठीक है ना, स्ट्रेस, सो दीज आर द थिंग्स कि डायबिटिक लेवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, स्ट्रेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, फैमिलियल जो है आपका वो भी होता है। तो डायबिटिक लेवल जो है ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा कौन सी है, एज भी हो सकती है, ईटिंग हैबिट भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकती है, ठीक है, एक्सरसाइज भी जो ज्यादा करते हैं जारी बात है उनमें शुगर लेवल। तो इसकी काफी ज्यादा वजूहात हो सकती हैं। बात समझ आ गई ना। मल्टीपल रिग्रेशन से मुराद है कि अगर एक रिजल्ट की एक से ज्यादा वजूहात होंगी तो उसको हम कहेंगे। फिर देखें जी लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल क्या है, व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल हैज एग्जैक्टली टू आउटकम्स then the regression based on such binary variable is called the logistic variable या logistic regression। देखें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उसकी एग्जैक्टली दो आउटकम्स आएंगी, उसकी एग्जैक्टली दो आउटकम्स आएंगी, तो जो रिग्रेशन है वो किसके ऊपर बुनियाद होगी उसकी, रिग्रेशन बेस्ड ऑन सच बाइनरी वेरिएबल्स इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक वेरिएबल। तो इस सूरत में जो रिग्रेशन है जो बाइनरी वेरिएबल्स के ऊपर बेस कर रहा है वो क्या कहलाएगा, लॉजिस्टिक वेरिएबल कहलाएगा। इस मॉडल को हम क्या करेंगे, कहेंगे इस मॉडल को हम कहेंगे मॉडल इज नोन एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। क्या कहेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। ठीक हो गया। अब देखें रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जैसे हमने वेरियस कोएफिशिएंट बेटा पढ़ा था इसी तरह रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। देखें the simple linear regression coefficient is relative change in the expected value of dependent variable with respect to a unit change in independent variable। दोबारा पढ़ रहा हूं, simple linear regression coefficient is relative change। ये relative change है किसके अंदर, expected value के अंदर, किसकी वैल्यू के अंदर, dependent variable की। so it is the रिलेटिव चेंज इन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर रिलेटिव चेंज के अंदर जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है रिलेटिव चेंज की,
किसकी वजह से, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ गई ना कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक चीज की तब्दीली करेंगे, मतलब कि यूनिट कहते हैं एक हो, मतलब 1% अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लाएंगे, उसके हिसाब से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में तब्दीली आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहलाएगा। इसको हम किससे जाहिर करते हैं, बी से जाहिर करेंगे। तो इफ द वैल्यू ऑफ बी इज पॉजिटिव, अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी देन क्या होगा कि लाइन विल स्लोप अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। अगर इसकी वैल्यू बी की पॉजिटिव होगी तो जो लाइन ऑफ स्लोप है वो क्या होगी, वो अपवर्ड होगी ओरिजिन से। कैसे, ओरिजिन से लेकर ऊपर की जानब जाएगी। अगर बी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो फिर क्या होगा, लाइन विल स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट वाई एक्सिस टू द राइट मोस्ट ऑफ द एक्स एक्सिस। बात समझ आ गई ना। वो कह रहे हैं कि मतलब कि अपर लेफ्ट कॉर्नर से वो शुरू होगी और लोअर राइट कॉर्नर की जानब जो है वो आएगी अगर बी की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर है जी फिटिंग ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, फिटिंग ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन देखें। द मेथड ऑफ एस्टिमेशन द पैरामीटर्स ऑफ रिग्रेशन लाइन is the method of least square which is explained as the best fitted line is that one for which the sum of square of error is least। ठीक हो गया ना, लेकिन ये ऐसा मेथड है जिसमें हम पैरामीटर रिग्रेशन को एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना, ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है ना, लीस्ट स्क्वायर से which is explained as the best fitted line is that one of which the sum of square of error is least, मतलब कि sum of square error का वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। this means we have to minimize, मतलब कि हमने एरर को कम से कम करना है। सो ईटा क्या था, वो बेटा एरर था। सुमेशन ई स्क्वायर क्या है, कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एरर्स, तो ये वैल्यू कह रहे कि आपकी कम से कम आनी चाहिए। ये देखें अगर ई है, ई क्या है, y माइनस वाई नॉट या वाई बार इसको कह लें, ठीक है ना, y माइनस वाई बार मतलब कि इनिशियल और फाइनल स्टेज इसको बोलते हैं y, और जारी बात है बेटा फर्क आप कैसे देखेंगे, इनिशियल और फाइनल स्टेज में देखेंगे ना, y माइनस वाई बार। सो फिर y बार किसके बराबर हो जाएगा, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लिहाजा क्या हो जाएगा, अगर हम इसका सम करेंगे जो अभी उसने कहा कि ये किसके बराबर है, सम ऑफ ईटा स्क्वायर के, तो सम ऑफ ईटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, जारी बात है वो y, ठीक है ना, y माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आ गई ना। एक y को हमने इस साइड पे ले गए तो y माइनस y के अंदर y की वैल्यू पुट कर दी है। बात समझ नहीं आई बेटा, ये देखें जरा, ये था e इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। अब y बार किसके बराबर है, वो बराबर है a प्लस बी एक्स के। तो इस y बार की जगह हम a प्लस बी एक्स पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमने y की जगह a प्लस बी एक्स पुट किया तो ये क्या आ गया, ये बेटा आपका आ गया e इज इक्वल टू वाई माइनस a माइनस जो है अंदर जाकर जरब खाएगी तो ये अंदर वाली चीज जमा भी माइनस हो जाएगी, a माइनस a माइनस बी एक्स। अब हमने चूंकि इसका स्क्वायर भी लेना है तो इसका भी इस साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईटा का स्क्वायर, और इसका फिर होल का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये आपका इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। आफ्टर अप्लाइंग द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट वी गॉट द वैल्यू ऑफ b एंड a एस। तो जारी बात है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लगाने से आपको जो वैल्यू जो आपको मिलेगी, जो फार्मूला मिलेगा बेटा वो होगा आपका b वाई एक्स इज इक्वल टू सुमेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स वाई बार ओवर सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। तो a किसके बराबर हो जाएगा, वाई बार माइनस बी एक्स बार के। वो कह रहा है कि सुमेशन ईटा स्क्वायर इज नोन एज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिड्यूज या रेजिड्यूल्स। इट इज डिवाइडेड बाय n माइनस 2। ठीक है ना, n माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, देन टेकिंग द स्क्वायर रूट, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इट बिकम्स द स्टैंडर्ड एरर फिट लाइन। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर फिट लाइन बन जाएगा, जिसका मतलब क्या है, दैट मीन्स के हुज वैल्यूज आर अपार्ट आर क्लोज टू द फिटेड लाइन। तो इसकी वैल्यू जो है वो कह रहा है कि या तो फिटेड लाइन से करीब होंगी या फिर उससे दूर होंगी। तो s किसके बराबर हो जाएगा, वही फार्मूला जो अभी हमने वो कह रहा था, s इज इक्वल टू वाई एक्स किसके बराबर देगा, सुमेशन y माइनस वाई बार होल का स्क्वायर ओवर n माइनस 2। सो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन lies
measures the difference between the fitted values and actual values. ये fitted value और actual value के फर्क को जो है ये जाहिर करता है. Small value of SC means all values are near to the fitted value. तो बेटा अगर इसकी वैल्यू कम आती है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू अगर कम आती है तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आपकी एक दूसरे के करीब करीब पड़ी हुई हैं, ठीक है ना. मैन ब्रॉडली द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट may be interpreted in a manner that the measure yields as estimate of range above and below the regression line within which certain population of items may be expected to fall. वो कह रहा है कि इसमें फिर का जो खास जो आइटम्स होंगे वही आएंगे, मतलब above and below the regression line इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी. If we construct the pair of parallel to the regression line vertical dissection sy x2 sy x3 या sy x1, तो इसमें फिर वो कह रहा है कि there would be included between the lines of 68% या 95% 99%, मतलब कि 68% कॉन्फिडेंस इंटरवल या 99.7 या फिर 95 सॉरी या फिर 99.7, ठीक है ना. तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ. अच्छा, एस वाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा? सुमेशन एक्स माइनस वाई माइनस वाई बार होल का स्क्वायर ओवर एन माइनस 2 और सुमेशन वाई स्क्वायर माइनस ए सुमेशन वाई माइनस बी सुमेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस 2. तो ये भी बेटा इसका फार्मूला है. उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. वगैरह के फिटेड रिग्रेशन लाइन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. के पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ एरर जो है इसका जीरो होना चाहिए. तो अभी हमने ये बात पहले भी पढ़ी है. वो कह रहा है कि इसमें जो सम ऑफ एरर जो है वैल्यूज का वो जीरो के बराबर होना चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू आर इक्वल टू द सम ऑफ द फिटेड वैल्यू. तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है फिटेड वैल्यू है उन दोनों का सम जो है वो बराबर होना चाहिए. बात समझ आ गई कि नहीं. तीसरी क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज मिनिमम. कि सम ऑफ स्क्वायर जो एरर का है वो मिनिमम होना चाहिए. बेटा अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर एरर का सम ऑफ स्क्वायर मिनिमम होगा तो हम ये कह सकेंगे जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के क्या है, करीब करीब है, ठीक है ना. तो वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब होने के लिए क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है वो मिनिमम होना चाहिए. चौथी प्रॉपर्टी क्या है? द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू, ठीक है ना. किस तरह से पास होगी कि एक्स बार और वाई बार. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच बेटा. आई होप कि आप लोगों को इसकी जो है वो समझ आ गई होगी. आज जो है हमने रिग्रेशन को डिस्कस किया. तो रिग्रेशन में क्या है? रिग्रेशन में जो है हम देखते हैं कि दो वेरिएबल्स को, ठीक है ना. एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दूसरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर आप कोई तब्दीली करते हैं तो किस तरह से वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असरअंदाज करती है उसको हमने पढ़ा. उसके बाद हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ा है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है और मल्टीपल रिग्रेशन जो है वो पढ़ा है. और आखिर पे हमने रिग्रेशन जो है इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है ना. और रिग्रेशन कोएफिशिएंट पढ़ा है. एनी क्वेरीज कैन बी मतलब कि उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना. कोई भी क्वेरी होगी. थैंक यू सो मच.